रवि जी की कॉपी है और ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। 125 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था और 8 मार्कर ये क्वेश्चन था। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमको बताना है कि भारतीय संविधान का ढांचा जो है वो संघात्मक है, इसको हमको बताना है। वो चीजें लिखनी है जो ये बताती हैं कि ढांचा संघात्मक है, और फिर दूसरे पार्ट में हमको बताना है कि इसकी आत्मा जो है वो कैसी है, एकात्मक है। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। जो केंद्र है उसको कंपैरेटिवली ज्यादा शक्तियां देके रखी गई हैं, और इन्हीं ज्यादा शक्तियों के होने की वजह से कहा जाता है कि संघात्मक होते हुए भी हमारा जो संविधान है वो एकात्मकता की तरफ यानी कि यूनिटरी होने की तरफ क्या हुआ है, झुका हुआ है, यानी कि उसकी आत्मा कैसी है, एकात्मक है। तो ये दोनों चीजें हमको बॉडी में डिस्कस करनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम बॉडी में दो पार्ट करेंगे। पहले में बताएंगे कि क्यों संघात्मक कहा जाता है, और दूसरे पार्ट में हम इसको क्लियर करेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार एकात्मक क्यों है। तो वो यूनिटरी फीचर्स, एकात्मक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम वहां पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको लिखने के दो तरीके हैं। हम ये जानते हैं कि भारत में जो संविधान को संघात्मक यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया है वो इसलिए दिया गया क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत डाइवर्स है। हमारे देश की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग कल्चर है। ठीक, और ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, इसकी वजह से केंद्र, राज्य और राज्यों के बीच में कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए, और राज्यों को कुछ स्वायत्तता भी मिली रहे, ऑटोनॉमी भी मिली रहे, इसके लिए संघात्मक ढांचे को अपनाया गया है। ठीक, एकता को सुनिश्चित करना है, विविधता को साधना है हमें, और साथ ही साथ प्रशासनिक सुविधा की बात भी यहाँ पर आती है। ठीक, लेकिन जब बात देश की इंटीग्रिटी की आती है, जब बात देश की संप्रभुता की आती है, या देश के ऊपर कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उस केस में संसद में ये प्रावधान भी करके रखा गया है कि ये जो संघात्मक ढांचा है इसको अपने आप बदलकर एकात्मक ढांचा जो है वो हो जाता है, जिससे कि देश की इंटीग्रिटी को बचाया जा सके, देश की संप्रभुता को बचाया जा सके। ठीक, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, सहकारी संघवाद बोलते हैं, जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर दोनों एक साथ काम करते हैं। तो हम यहाँ पर बॉडी में दो हेडिंग्स बना सकते हैं, संघात्मक वाली और एकात्मक वाली। या हम ये भी जानते हैं कि जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में कन्वर्ट हो जाता है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक ढांचा रहता है और क्या क्या चीजें होती हैं, और विशिष्ट परिस्थितियों में ये एकात्मक ढांचा बन जाता है, और वो किन किन परिस्थितियों में होता है। तो ये दो तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके संदर्भ में ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ पर इसके संबंध में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, संविधानविद हैं, उन्होंने अपने अपनी जो है वो कोटेशंस भी दी हैं। जैसे केसीवियर ने इसको बोला है कि ये क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक या अर्ध संघीय है। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उसको, उन्होंने इसके लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का शब्द इस्तेमाल किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो उनको भी यहाँ पर मेंशन करना है। वो आप चाहे भूमिका में कर दें या चाहे वो आप कंक्लूजन में कर दें या बीच में कहीं पर कर दें, लेकिन इसको डालना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ हम लोग इसको अगर देखें तो आपने लिखा है, अच्छा वैसे अगर हम लोग देखें तो 125 शब्दों का है, तो आपका जो आइडल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 20 शब्दों के आसपास। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 20 शब्दों के आसपास, या 20 से 30 शब्दों के बीच में आपको कंक्लूजन लिखना है, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको कहाँ पर डाल देनी है, बॉडी में डाल देनी। ये आइडल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, ये आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, और इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है कि भारतीय संविधान की संरचना, स्पेलिंग मिस्टेक से बचिए। भारतीय संविधान की संरचना को एक संघात्मक संरचना कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय संविधान में प्रशासनिक सुविधा के लिए शक्तियों का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया गया, जिसको संविधान के भाग 7, ब्लंडर, भाग 7 में नहीं है, शेड्यूल 7 में है, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची। भाई पूरी 7वीं अनुसूची में ही 3 कैटेगरीज हैं, यूनियन लिस्ट, जिसमें
वो बातें बताई गई हैं जिनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, स्टेटली जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और समवर्ती यानी कि कंकरेंटली जिसमें दोनों के पास है। तो केवल समवर्ती सूची नहीं है, पूरा भाग 7 ही यहाँ पर शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, और ये पूरा इंप्रेशन जो है वो खराब कर देगा। तो इन गलतियों से आपको बचना है। साथ ही साथ न्यायपालिका को भी कई स्तरों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। तो दो चीजें यहाँ पर शुरुआत में ही मिली। एक तो ये सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है, ये गलती आपकी मिली। दूसरी बात, आपने यहाँ पर ये जो संघात्मकता की बात है इसको केवल प्रशासनिक सुविधा से जो है वो लिंक किया है, जबकि ये केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये जो चीज है ये देश की जो विविधता है, जो इंटीग्रिटी है, जो संप्रभुता है, उसको मेंटेन करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ राज्यों के पास स्वायत्तता हो और केंद्र और राज्य मिलकर काम कर सकें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक। तो इंट्रोडक्शन में सुधार की जरूरत है। इंट्रोडक्शन जो है वो न्याय नहीं कर रहा है क्वेश्चन के उसके साथ। फिर आपने लिखा है यहाँ पर साथ ही साथ न्यायपालिका को भी कई स्तरों में बांटा गया। तो आपने यहाँ पर लिखा है न्यायपालिका को भी कई स्तरों में बांटा गया, फिर आपने यहाँ पर संसद के बारे में लिखना शुरू कर दिया, विधानमंडल के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक, क्यों? ये लिंक इसलिए नहीं करा क्योंकि आपने कहा साथ ही साथ न्यायपालिका को भी कई स्तरों में बांटा गया जो निम्नलिखित है, यानी कि न्यायपालिका के बारे में बताने जा रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर दिमाग में पहले बना लीजिए कि आपको कैसे लिखना है, और उसके बाद ही आंसर को लिखना शुरू करिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन को लिखने के पहले दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया और आपने लिखना शुरू कर दिया, इससे कि जहां पर जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप लिखते हुए चले जा रहे हैं। ठीक। अव्यवस्थित लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, कोई कोई फ्लो नहीं बन रहा है। तो हो सकता है कि आपका पहला उत्तर हो, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा। 2-3 बार आप कोशिश करेंगे तो धीमे 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 आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, क्योंकि आप गलतियों से सीखेंगे, कमियों को पहचानेंगे और उनको दूर करेंगे, तो एक दिन आएगा जब आप बहुत अच्छा आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक। तो बिल्कुल इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आदमी पहले खराब लिखता है, उसके बाद ही अच्छा लिखना शुरू करता है। खैर, फिर आपने लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन। इसमें लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति द्वारा मिलकर केंद्रीय स्तर पर सरकार चलाने का कार्य किया जाता है। राज्य स्तर पर विधानमंडल है। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर पर विधानमंडलों का गठन होता है। इसके द्वारा राज्य स्तर की शक्तियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं जो संसद के समानांतर काम करते हैं। न्यायपालिका, संसद और विधानमंडलों। फिर आपने यहाँ पर एकात्मकता की बात करी। पहली चीज है कि यहाँ पर जो लिखना चाहिए था वो आपने नहीं लिखा। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे जो भारत के संविधान के संघात्मक ढांचे की बात करता है। ठीक। क्या बताना चाहिए था आपको? यहाँ पर आपको बताना चाहिए था कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक क्यों है। ठीक। संघात्मक इसलिए है, कई सारे फैक्टर्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है इनको बहुत डिटेल में। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर हमको बताना है कि आपने खैर इंट्रोडक्शन में वो लिखा लेकिन वो गलत हो गया है, तो यहाँ पर आपको बॉडी में उसको लिखना है पहले पार्ट में कि यहाँ पर संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। और ये विभाजन कहाँ पर किया गया है? शेड्यूल जो है 7 में किया गया है। 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिनके द्वारा राज्यों और केंद्र के बीच में विधायी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है आर्टिकल 246 के तहत। ठीक। दूसरी चीज आपको यहां पर बतानी है कि हमारा देश में जो संविधान है वो सर्वोच्च है। और संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक। देश का जो शासन है वो किसी एक सत्ता के आदेश से नहीं चलता है, बल्कि हमारे संविधान से चलता है। संविधान कैसा है? हमारा लिखित है, और संविधान हमारे पास सुप्रीम है। ठीक। सर्वोच्च कानून है हमारे देश में, प्लस साथ ही साथ संविधान लिखित है। और लिखित होने की वजह से उसमें अगर कोई चेंज करना है तो अमेंडमेंट करना होगा। तो संविधान में बेसिकली क्या है, यहाँ पर संविधान का अमेंडमेंट कोई भी अपनी मर्जी से देश के संघात्मक ढांचे को ना बदल सके, इसलिए संविधान के संशोधन को एक एक सिंथेसिस बना के रखी गई है उसमें कि वो जो है वो लचीला भी है उसका अमेंडमेंट,
और दूसरा वो है कठोर भी है। कुछ चीजों के लिए संविधान के संशोधन को आसान रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए संविधान का संशोधन करना कठिन रखा गया है, जिनमें हमारा संघात्मक ढांचा भी है। तो संविधान संशोधन कैसा है? कठोर और लचीले का। ठीक है, क्लियर। तो जो संविधान है, उस संविधान का जो संशोधन है संघीय प्रावधानों के लिए, जो फेडरल प्रोविजंस हैं जो देश को संघीय बनाते हैं, उनके लिए कैसा है? कठोर है। ये आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। आपको लिखना चाहिए था न्यायपालिका की बात, आपने यहाँ पर इतनी सारी बातें लिख दी, लेकिन जो जरूरी चीज है वो आपने नहीं लिखी। ठीक, हमको यहाँ पर ये सब नहीं लिखना है कि राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय वगैरह। एक चीज देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या है, पंचायती राज ये तो एक अलग सिस्टम है ना। ये न्यायपालिका की कैटेगरी में कैसे आपने डाला? न्यायपालिका की कैटेगरी में ये आएगा ही नहीं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आपको यहाँ पर लिखना है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है? क्योंकि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद है या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा किया जा सकेगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आर्टिकल 131 में जो उसका जो मूल अधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहता है, जहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करवाता है। ये इसकी एक संघीय कैटेगरी है। फिर आप यहाँ पर और लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाइकैमरलिज्म है, यानी कि द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक, द्विसदनीय व्यवस्था कैसे? जो केंद्र है वहां पर हमारी जो संसद है उसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा जो है वो राज्यों की परिषद है। जो संघीय स्तर पर फेडरल लेवल पर राज्यों के जो इंटरेस्ट है, राज्यों के जो हित है, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये चीजें आपको लिखनी है पहले पार्ट में, जो ये दिखाएंगी कि हमारा देश जो है वो संघीय है। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन ये 125 शब्दों का है तो इतना पर्याप्त है इसमें। ये पहला पार्ट हो गया, आपने दिखा दिया कि हमारा जो है वो संघीय है। फिर आप दूसरे पार्ट में आएंगे, जब ये दिखाएंगे कि संघीय होने के बावजूद भी उसका जो आंतरिक झुकाव है, वो आंतरिक झुकाव कैसा है? वो एकात्मकता की तरफ है। उसकी आत्मा कैसी है? एकात्मक है। यानी कि ये चीजें तो है, लेकिन फिर भी केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो दूसरे पार्ट में आप क्या लिखेंगे? दूसरे पार्ट में आप क्या लिखेंगे? आपने अवशिष्ट शक्तियां जो है वो बिल्कुल सही लिखा, लेकिन क्योंकि 125 शब्द हैं तो आपका उत्तर बहुत बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये उत्तर आपका लगभग 200 शब्दों के आसपास पहुंचेगा, जो कि सही नहीं है। इसको समेटिए। ठीक है, बहुत कुछ नहीं। गागर में सागर भरनी है, हमको केवल उतना ही लिखना है जितना हमारे लिए लिखना जरूरी है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी है हमको। ठीक, तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों में इतना सारा लिखा हुआ है, बस इतना लिख दीजिए। आप आर्टिकल नंबर डालना चाहें तो आर्टिकल नंबर डाल दीजिए, और अवशिष्ट शक्तियों में केवल लिख दीजिए कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है या संसद के पास है, जिससे केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक, तो लिख देता हूं मैं। पहला क्या है? अवशिष्ट शक्तियां, ये किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं कि जब आपातकाल होता है, आपातकालीन प्रावधानों में पूरा ढांचा ऑटोमेटिकली बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक हो जाता है। और ये हमारे संविधान में ही देके रखे गए हैं, आपातकालीन प्रावधान। 352, 356, 360। यहाँ पर क्या होता है? पूरा ढांचा अपने आप एकात्मक प्रणाली में बदल जाता है। तो संघीय ढांचा, बस इतना एक लाइन में हो जाएगा, स्वतः एकात्मक प्रणाली में बदल जाता है। बस एक लाइन, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? राज्यपाल का प्रावधान। राज्यपाल का प्रावधान कैसे? राज्यपाल
राज्यों में केंद्र द्वारा नियुक्त केंद्र का प्रतिनिधि है। ठीक है, ये आप लिखें, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं एकल नागरिकता है। राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती जैसे अमेरिका वगैरह में है। एकल नागरिकता है। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यानी कि भारत में राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं है और ना ही राज्यों का अलग सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट अलग अलग है लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो एक ही, और वो किसके पास है उसका अधिकार, जो हमारा पार्ट 5 है उसमें केंद्र के पास है, यूनियन जुडिशरी। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक पॉइंट आप डाल सकते हैं कि केंद्रीकृत संस्थाएं हैं जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनका जो नियंत्रण है वो किसके पास है? केंद्र के पास है। लेकिन इनकी नियुक्ति कहां पर होती है? राज्यों में। राज्यों के पास इनको ना बर्खास्त करने का अधिकार है ना कोई और अधिकार है, बस अधिकतर क्या कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं, सस्पेंड कर सकती हैं, बस। तो कंट्रोल किसके पास है इनके अपॉइंटमेंट और इनके टर्मिनेशन का? केंद्र के पास है। तो ये भी केंद्र द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने की एक सिचुएशन है। ठीक। तो ये चीजें लिख के आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हाँ ये संघात्मक तो है लेकिन इन चीजों की वजह से उसकी आत्मा कैसी हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। ठीक। ये सिस्टम आपको करना है। अब एक और चीज देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि 60 शब्दों का आपका केवल इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप 125 शब्दों के उत्तर में 60 शब्दों का केवल इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो आपके पास फिर मेन जो बातें हैं उनको लिखने के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे। और इसी वजह से आपका जो उत्तर है वो कितने शब्दों का हो रहा है? 200 शब्दों के आसपास पहुंच रहा है, जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, तो इसको ना करिए, कम से कम शब्दों में लिखना सीखिए। कंक्लूजन में आपने केवल एक लाइन लिख दी कि इससे स्पष्ट है कि संविधान की संरचना संघात्मक होते हुए भी केंद्र की तरफ झुका हुआ। बिल्कुल बेकार आपका ये है कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। बिल्कुल देखिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि शुरुआत में सब खराब ही लिखते हैं। तो मैं बस बता रहा हूं आपको कि ये इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक। इसको बेहतर बनाइए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखना है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर लिखना है आपको अपना कंक्लूजन, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ठीक, तो आप लिखिए स्पष्टता। भारतीय संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों है। क्योंकि कोटेशन है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा। ठीक, दोनों है जो इसे एक अनूठा स्वरूप प्रदान करता है। ठीक, ये आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, परफेक्ट कंक्लूजन है। इसके अलावा आप इसमें केसी वेयर, ग्रैनुअल ऑस्टिन का जो है वो दे सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं केसी वेयर का मेंशन करते हुए कि केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। और संविधान निर्माताओं ने ये क्यों किया ये भी आप बताइए इंट्रोडक्शन में, कि संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को साधने के लिए संघात्मक ढांचे को अपनाया परंतु राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इसकी आत्मा को एकात्मक रखा। ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे शुरुआत में, एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ आपको पता है आपने जो लिखा है। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इन चीजों को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा
होता जाएगा आपका। खैर, इसकी बात अगर हम लोग करें तो अभी इनिशियल स्टेज है, धीमे धीमे आप प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल इसमें मैं आपको जो नंबर दूंगा वो दूंगा 8 में से 2.5। ठीक। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, होगी, नंबर बढ़ेंगे। ठीक। अगले में आते हैं। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है, आप सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 12 मार्कर क्वेश्चन है, जिसको 200 शब्दों में लिखना है। और सवाल अगर हम लोग देखें, सवाल बेसिकली क्या था, सवाल में था वित्त आयोग के क्या कार्य हैं और राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। ठीक। यहां पर भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको वित्त आयोग के कार्य बताने हैं, सीधा सा जवाब वो। और दूसरा आपका ये है कि जो राजकोषीय संघवाद है, यानी कि जो फिजिकल फेडरलिज्म है, राजकोषीय संघवाद है, फिजिकल फेडरलिज्म में इसकी उभरती भूमिका। देखिए, भूमिका नहीं बतानी है, उभरती भूमिका। उभरती भूमिका जब भी हो तो इसका मतलब होता है कि जो रिसेंट हमारे देश में जो चेंजेस हो रहे हैं, पिछले 7 8 9 10 सालों में जो बदलाव आया है, उन बदलावों के हिसाब से राजकोषीय संघवाद में इस वित्त आयोग की भूमिका में क्या परिवर्तन आए हैं उसकी हमको समीक्षा करनी है। ठीक। ये, हालांकि आपने केवल वित्त आयोग में एक पैराग्राफ लिख के इसको खत्म कर दिया है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि क्या लिखना चाहिए था इसमें। तो ये क्वेश्चन जैसा मैंने बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपको पहले पार्ट में बताना है वित्त आयोग के कार्य क्या है, यानी कि आर्टिकल 280 में जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शंस बताए गए हैं उनके बारे में आपको बात करनी है। दूसरा भाग आपका डायनेमिक है इसका। डायनेमिक की बात अगर करें यहाँ पर, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें बताना है कि पिछले समय जो 8 10 साल बीते हैं, उन उस पीरियड में क्या बदलाव इसकी भूमिका में आया है। तो हम देखते हैं कि 2014 के बाद से कई सारे परिवर्तन हमारे देश के वित्तीय प्रणाली में आए हैं। जैसे हमारे पास पहले योजना आयोग था, जो फंड्स के एलोकेशन की बात भी करता था, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास नीति आयोग आ गया है। ठीक। जो बाकी बातें तो करता है, थिंक टैंक के रूप में है, लेकिन फाइनेंस जो है उसके संबंध में, फंड के एलोकेशन के संबंध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई है, इसी के ऊपर आ गई है, वित्त आयोग के ऊपर आ गई है। जीएसटी सिस्टम आया है हमारे देश में, कंडीशनल ग्रांट की बात हमारे देश में आई है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के कंटेक्स्ट में हमको इसकी जो नई भूमिका है, बदलती हुई जो नेचर है इसका, वो हमको यहाँ पर जस्टिफाई करना है सेकंड वाले पार्ट में जो डायनामिक है। ठीक। अब क्योंकि समीक्षा कीजिए शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है हमको बहुत डिटेल में इसकी स्क्रूटनी करनी है। हमें केवल ये नहीं बताना है इसमें कि वित्त आयोग क्या काम करता है, बल्कि हमको फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स को लेके ये प्रूव करना है इस उत्तर में कि पिछला जो 1 दशक बीता है उसमें जो वित्त आयोग है उसकी भूमिका केवल अब धन बांटने से संबंधित नहीं है, बल्कि अब वो जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है उनको भी प्रेरित करने वाला काम करने लगा है। कैसे करने लगा है, देखते हैं। फिलहाल आपने जो लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य भारत के विभिन्न स्तरों पर करों का बंटवारा करना है, साथ साथ सामाजिक कल्याणकारी कार्यों के लिए अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा भारत के विभिन्न स्तरों से केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन स्थापित करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था, इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आपने एक तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन ही हुआ कि आर्टिकल 280 का आपने यहाँ पर मेंशन किया। आप यहाँ पर ये भी बताइए कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कैसी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक है, आपने लिखा ही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, यानी कि राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र इसको बोला था। इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर करिए। ठीक है। पहले पार्ट में आप 70 80 60 शब्दों में इसके जो मेन काम है उन मेन कामों के बारे में बताइए। कौन कौन से मेन काम है। पहला मेन काम है करों का बंटवारा, आपने लिख दिया, यहाँ पर ही लिख दिया करों का बंटवारा। लेकिन करों का बंटवारा दो तरीके का होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, वो भी बताइए। ऊर्ध्वाधर यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा। दूसरा होता है हमारे पास क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि राज्यों के बीच में फंड्स का लोकेशन करना क्षैतिज होता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। राज्यों को आर्टिकल 275 के तहत जो अनुदान मिलते हैं, सहायता अनुदान,
तो ये आपने यहाँ पर लिखा है, अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। ग्रांट्स इन एड, ये संचित निधि से दिए जाते हैं और इनके, ये प्रदान नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ये प्रदान नहीं करता। ये क्या करता है, ये उसके सिद्धांत तय करता है, उसके नियम तय करता है, उसके प्रिंसिपल्स तय करता है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफेक्टिव है आपका, यहाँ पर जो लिखा है आपने, ये प्रदान करने का काम ही नहीं करता। आपको लिखना है अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांत तय करना। ठीक। दूसरी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है कि जो स्थानीय निकाय होते हैं, जो लोकल बॉडीज होती हैं, उनको भी सुदृढ़ करने का काम ये करता है। वैसे तो अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें तो जो पंचायत है, जो नगर पालिकाएं हैं, उनके जो रिसोर्स है, जो उनको जो पैसा कैसे दिया जाएगा, इसका काम स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। लेकिन उनको पैसा देने के लिए राज्यों के पास फंड की कमी ना बचे, ना रहे। ठीक है। इसके लिए स्टेट की जो कंसोलिडेटेड फंड है, स्टेट की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के जो उपाय हैं वो सुझाने का काम ये वाले फिनांस कमीशन का होता है, केंद्र वाले का, आर्टिकल 280 के वाले का, वो आपको लिखना है। और इसके अलावा राष्ट्रपति उसको जो भी दूसरे काम बताता है वो उसको करने होते हैं। तो ये आपको पहले पार्ट में लिखना होगा। दूसरे पार्ट में जो डायनेमिक वाला पोर्शन है कि राजकोषीय संघवाद में उसकी उभरती भूमिका की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, पहली बात तो ये बताने की योजना आयोग के खत्म होने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम, उस निर्वात को फुलफिल करने का काम इस वित्त आयोग ने किया। क्योंकि जो नीति आयोग बना, नीति आयोग जो है वो फंड्स का अलोकेशन नहीं करता है, पैसे का आवंटन नहीं करता है, इसलिए वित्त आयोग जो है वो अब केंद्र और राज्य के बीच में जो फिजिकल ट्रांसफर है, राजकोषीय हस्तांतरण, उसका अकेला इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली आर्किटेक्ट बन के उभर कर आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात हम लोग करें तो आयोग जो है अभी तक क्या था, इसके पहले की बात अगर हम लोग करें, कुछ समय के, कुछ सालों के पहले की बात करें, तो वित्त आयोग का काम केवल फाइनेंस से संबंधित था, बंटवारे से संबंधित था। लेकिन अब ये जो वित्त आयोग है वो केवल पैसे को बांटने का ही काम नहीं करता, बल्कि राज्यों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको उनको प्रोत्साहित करने का काम भी करता है। जैसे अगर कोई राज्य किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, तो उसको वो प्रोत्साहित करता है, उसको एक्स्ट्रा फंड देके, उसको प्रोत्साहित करता है, उसको एक्स्ट्रा पैसे का अलोकेशन करके। जैसे अगर कोई राज्य जो है वो जनसांख्यिकी प्रदर्शन की डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में अच्छा वो कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के जो उसके काम है उनमें बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, फॉरेस्ट वगैरह उसमें बढ़ के आ रहा है, बिजली के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वित्त आयोग कहता है तुम अच्छा काम करो, तुमको हम ज्यादा पैसा देंगे, जिससे कि तुम और मोटिवेट हो, दूसरे राज्य तुमको देख के मोटिवेट हो ये सब करने के लिए। तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, ये उसकी बदली हुई भूमिका है। जीएसटी जब आया, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो है उनका सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो अब राज्यों के पास पहले जो था वो वैट होता था स्टेट लेवल का, उसके पहले सेल्स टैक्स वगैरह होता था, तो राज्यों के कर थे, लेकिन अब वो सीधे सेंट्रल के पास जा रहा है। तो राज्यों को जो रेवेन्यू का जो कमी हुई, रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ, उसको कंपनसेट करने और उनकी फिनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा करने में भी वित्त आयोग अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसकी बदली हुई भूमिका है। ठीक। राज्य कितना ऋण ले सकते हैं, आर्टिकल 293 के तहत राज्यों का जो फिजिकल डेफिसिट हो वो कंट्रोल होकर धीमे 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 कम होता जाए। ठीक। ये सारी जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड काम है, इनको भी इंश्योर करने का काम जो है वो हमारा वित्त आयोग कर रहा है। ये आपको सेकंड वाले डायनामिक वाले पार्ट में लिखना था, लेकिन आपने केवल एक पैराग्राफ लिखा है। आपने लिखने की कोशिश की, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि 200 शब्दों में आपको ये उत्तर लिखना था। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। तो आपने आर्टिकल 280 ठीक लिखा है, 5 साल के कार्यकाल की बात लिखी है, करों के बंटवारे का आपने सही उल्लेख किया, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि 50-60 शब्दों की एक भूमिका आपने लिखी और उसको यहीं से उत्तर आपने समाप्त कर दिया, सेकंड पार्ट उसका आपने छुआ ही नहीं। ये पूरा उत्तर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, हेडिंग बुलेट पॉइंट्स आपने यूज नहीं करी है, और बहुत बेसिक सा ये आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो ये है। ठीक। तो जो मैंने बताया इसके आधार पर आप फिर से दोबारा से लिखिए इसको, और आप बेहतर लिखना लगेंगे इसमें। खैर, इसमें ना मार्क्स तो देने हैं, तो अगर मैं आपको इसमें मार्क दूं तो मैं आपको दूंगा 1 मार्क। ठीक। आगे चलते हैं, अगला है चौथा। क्वेश्चन 4 जो है वो है 12 मार्क और 200 शब्दों में इसको भी लिखना है।
यहाँ इसकी बात अगर हम लोग करें तो जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। इसके भी दो पार्ट हैं। जनरली आपको जो 12 मार्कर होंगे वो जनरली दो पार्ट ही मिलेंगे, और जनरली जो पहला पार्ट होगा वो स्टैटिक होगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो डायनेमिक होगा। ठीक। तो पहले पार्ट में आपसे कहा क्या कहा गया है? पहला पार्ट ये है कि हमको जो केंद्र राज्य संबंध हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं, केंद्र राज्य संबंध, इनके संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालना, यानी कि केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन बातों को हमको यहाँ पर क्या करना है? प्रकाश डालना है, इनका वर्णन करना है, सॉरी, वर्णन करना है। दूसरी बात हमको करनी है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता, पर प्रकाश डालना है। तो दो पार्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन के हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक। बहुत सिंपल सा पहला पार्ट है, डायरेक्ट है। पहले पार्ट में हमको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें जो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध हम जानते हैं तीन प्रकार के हैं। पहला हमारे पास है विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव, दूसरा है हमारा प्रशासनिक, और तीसरा है हमारा विधायी। इनके जो संवैधानिक प्रावधान है उनका हमको वर्णन करना है। दूसरे पार्ट में यूपी के कंटेक्स में हमको इसकी प्रासंगिकता बतानी है, हमको इसकी प्रासंगिकता को एस्टैब्लिश करना है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें कौन कौन चीजों को कंसिडर करना है, क्योंकि डायनेमिक है ये वाला पार्ट। यूपी की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, यूपी में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यूपी में जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमको ये बताना है कि जो केंद्र राज्य संबंध है ये यहाँ पर कितने बेनिफिशियल है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश किस तरीके से इनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, या किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को के काम को आसान करते हैं। ठीक। ये हमको सेकंड पार्ट में बताना है। यहाँ पर दो हमारे पास टेल वर्ड्स हैं। पहले वाले पार्ट में हमारे पास जो टेल वर्ड है वो है वर्णन कीजिए। वर्णन में हमें केवल जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और इससे संबंधित वो दे देनी है, संवैधानिक जो हम लोगों ने अभी बात करी। और दूसरे वाले में हमसे कहा गया है कि प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमको एनालाइज करना है कि जो केंद्र की ये जो पावर्स हैं, जो केंद्र राज्य संबंध में है, जो चीजें हैं यहाँ पर, उसके तहत केंद्र जो फैसले लेता है, केंद्र जो नीतियां बनाता है, वो किस तरीके से यूपी को प्रभावित करती हैं, प्रैक्टिकली प्रभावित करती हैं, यूपी की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को कैसे प्रभावित करती हैं, ये हमको सेकंड वाले पार्ट में बताना है। ठीक। अब यहाँ पर फिर से अगर हम लोग देखें तो मेनली ये आंसर जो है वो चार पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा यानी कि भूमिका होगी, फिर आपकी बॉडी होगी। बॉडी के यहाँ पर दो पार्ट होंगे, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन जिसमें हम इसके बारे में लिखेंगे, पार्ट टू जिसमें हम इसके बारे में लिखेंगे, और फिर हमारा हो जाएगा कंक्लूजन। तो एक तरीके से एक दो तीन और ये चार पार्ट हमारे पास इस आंसर में होंगे। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको लिखना क्या है इसमें? इसमें आपको सिंपल सा 25 से 30 40 शब्दों में आपको इंट्रोडक्शन दे देना है, ये बताते हुए कि भाई ये जो इंडिया है इसमें संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है भाग 12 भाग 13 में। और यूपी के कंटेक्स्ट में ये आया है, तो यूपी का कंटेक्स्ट दे देंगे कि ये उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य के सुचारू प्रशासन के लिए जरूरी है। ठीक। फिर सेकंड पार्ट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे देंगे पहले पार्ट से रिलेटेड, और यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस करें, केवल आउटलाइन दे देंगे, विधायी संबंधों की आउटलाइन दे देंगे हम लोग, जो प्रशासनिक संबंध है और जो हमारे वित्तीय संबंध है। लेकिन यहाँ पर केवल आर्टिकल्स का एक को लिख देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि थोड़ा सा आपके आंसर में डेप्थ होनी चाहिए, जो ये दिखाए कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है। कुछ चीजों के नाम लिख देंगे, कुछ बातों को लिख देंगे, जैसे वित्त आयोग को लिख देंगे हम लोग। ठीक। हम लोग प्रशासनिक संबंधों में लिख देंगे कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है, हम बात कर देंगे केंद्रीय कानूनों का अनुपालन, जो आर्टिकल 256 257 की बात है वहां पर, उसको हम लोग वहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक। तो ये चीजें आपके आंसर में डेप्थ लेके आएंगे, क्योंकि बेसिक तो हर इंसान लिख के चला आता है, तो ये लिखना जरूरी है। अभी हम लोग देखते हैं और फिर कंक्लूड कर देंगे जब डायनेमिक पार्ट को खत्म करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 व भाग 12 में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान किया गया है।
जो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 293 तक है, इन संबंधों को सुविधा के लिए तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है। ठीक। अच्छा, भूमिका ठीक है। और लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, कुछ की टर्म्स को बीच में लेके आए, जैसे यहाँ पर सहकारी संघवाद, जब भी केंद्र राज्य संबंधों की बात है, सहकारी संघवाद नाम का की टर्म आपको डालना ही डालना है, इसकी कसम खा लीजिए। ठीक। आप इसको लिख सकते हैं, इसी भूमिका को अगर मैं लिखूं आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बेहतर बनाकर, तो क्या लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 11 और भाग 12 ब्रैकेट के अंदर आर्टिकल 245 से 293। ठीक, तो ये पूरा यहां से फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में ही लिख दें, शब्द बच जाएंगे हमारे पास। तो भारतीय संविधान के भाग 12 भाग, सॉरी, भारतीय संविधान के भाग 11 भाग 12 यानी कि उसमें ब्रैकेट में अनुच्छेद 245 से 293 में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया है, जो सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करता है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। फिर पहले पार्ट में आ जाते हैं। पहले पार्ट में आपको बताने हैं संवैधानिक प्रावधान, तो हेडिंग डालिए संवैधानिक प्रावधान की, और इसमें तीन पार्ट कर दीजिए। पहले पार्ट में आप लिखिए उसी सीक्वेंस में कि विधायी संबंध, जैसे आपने लिखा ना विधायी शक्ति के लिए केंद्र राज्य संबंध, इतना ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं है, विधायी संबंध की हेडिंग केवल डालिए। और विधायी संबंध में जो आपने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों से संबंधित केंद्र राज्य का संबंध दिया गया है। इसी भाग में संवृत्ति सूची के फिर विषयों पर राज्य कानून बनाएगी तथा किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी का प्रावधान है। ठीक। कम शब्दों में ज्यादा कहना का काम करना चाहिए हम लोगों को। हम यहाँ पर लिखेंगे विधायी संबंध, ब्रैकेट में लिखेंगे आर्टिकल 245 से 255। तो दो लाइनें आपकी बच गई यहाँ पर। ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि इसके तहत सातवीं अनुसूची के माध्यम से शक्तियों का विषयवार विभाजन, ब्रैकेट में चाहे तो संघ राज्य संवृत्ति सूची लिख दें, ये किया गया है। और फिर आप लिखें कि संवृत्ति सूची में टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। ये जरूर लिखना है आपको कि अगर संवृत्ति सूची में दोनों के पास अधिकार है और दोनों ने कानून बना लिया तो कौन सा कानून माना जाएगा, तो केंद्र का कानून जो है वो माना जाएगा। ये जरूर से जरूर आपको लिख देना है। इसका आर्टिकल नंबर 254 है, वो भी आप डाल देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो दो लाइनों ढाई लाइनों में ये कवर हो गया। फिर आ जाते हैं प्रशासनिक संबंध में। आपने यहाँ पर भी लंबा लिखा है कार्यपालिका से संबंधित केंद्र राज्य संबंध, सीधा लिखिए दो शब्दों में प्रशासनिक संबंध, ब्रैकेट में लिखिए उसके आर्टिकल 256 से 263। काम खत्म। आगे लिख दीजिए आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है केंद्र व राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक कार्य का विभाजन किया गया है। नहीं भाई, इसको और बेटर करना पड़ेगा। आप लिखिए यहाँ पर प्रशासनिक संबंध में आर्टिकल्स डालने के बाद कि केंद्र राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग होगा वो केंद्रीय कानूनों के अनुपालन में होगा। ठीक। राज्य अपनी जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, केंद्रीय कानूनों के अनुपालन के रूप में करेगा। उसको उसके अलग नहीं जा सकता, उससे डेविएट नहीं कर सकता, उसको उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर यह भी बताइए कि अगर ऐसा होता है तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। ठीक है। किस आर्टिकल में बताया है मैंने। ठीक। 256 257 में। ठीक है। और इन्हीं के समन्वय के लिए जो अंतर राज्य परिषद है, इंटर काउंसिल है, आर्टिकल 263 के तहत उसका गठन जो है वो किया गया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इन्हीं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में बनाई गई हैं। ठीक। दो तीन लाइनों में ये हो जाएगा। फिर आप लिखिए यहाँ पर वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंधों में आर्टिकल ब्रैकेट के अंदर वित्तीय संबंध पूरा आर्टिकल 268 से 293 तक एक्सप्लेन कर लीजिए वित्तीय संबंध में क्या है। इसमें भाग 12 में है ये। इसमें बेसिकली क्या किया गया, जो करों का विभाजन उसके बारे में बात की गई है। भारत की जो संचित निधि है उससे राज्यों को सहायता अनुदान देने की बात की गई आर्टिकल 275 में। और वित्त आयोग यानी कि आर्टिकल 280 की भूमिका भी यहाँ पर शामिल है वित्तीय संबंधों में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक। अब इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास आएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रासंगिकता, आपने इसको पूरा का पूरा छोड़ दिया है। ठीक। वित्तीय शक्तियों में भी आपने केवल ये लिखा है, कोई इनोवेटिव चीज यहां पर
नहीं है, कोई कीटम यहाँ पर नहीं है, किसी बॉडी का नाम यहाँ पर नहीं है, इनमें क्या बताया गया ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा ये उत्तर लिखा है आपने। खैर, तो यहाँ पर कैसे लिखना है मैंने बता दिया, इसको फॉलो करिए प्लीज। फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो प्रासंगिकता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो हम ये कहेंगे कि इतनी बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, वो वित्तीय रूप से निर्भर है। तो उत्तर प्रदेश की वित्तीय निर्भरता, पहला हेडिंग डालेंगे। ठीक, वित्तीय निर्भरता। 24 करोड़ के आसपास की आबादी उत्तर प्रदेश है, और इतने बड़े राज्य के विकास के लिए जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, उसके तहत केंद्रीय जो कर है उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, परसेंटेज 17.9% के आसपास है, वो उत्तर प्रदेश को मिलती है। ठीक है। ऐसे ही जो केंद्र राज्य संबंधों के तहत उसको जो वित्तीय आयोग है उसके तहत जीएसटी का जो राजस्व मिलता है, जो स्पेशल उसको ग्रांट्स मिलती हैं, इनकी वजह से जो उत्तर प्रदेश है वो केंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये निर्भरता किसकी वजह से आ रही है? केंद्र राज्य संबंधों की वजह से आ रही है, जो ये इंश्योर करते हैं कि उसको ये फंडिंग मिलती रहे, उसको संसाधन मिलते रहे। ठीक, अगर ये ना होते तो इन संसाधनों के लिए उसको भटकना पड़ता। दूसरा, प्रशासनिक और सुरक्षा समन्वय लिख सकते हैं हम लोग, या समवर्ती सूची में समन्वय की बात कर सकते हैं। ठीक, यहां पर आप क्या बताएं? यहां पर हम ये बताएं कि नेपाल, या प्रशासनिक सहयोग भी हम यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं। हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलती है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो भाग है उसकी एक बड़ी लंबी सीमा जो है वो नेपाल के साथ मिलती है, जो बड़ी सेंसिटिव है। और इतनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला इलाका है जहां पर हर साल बाढ़ आती है, इसके अलावा जो आपदाएं उत्तर प्रदेश में आती रहती हैं, बाढ़, सूखे और दूसरी मैनमेड जो डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए एनडीआरएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ जो राज्य का एक कोऑर्डिनेशन है, जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे महाकुंभ जैसा आयोजन होता है, उसके लिए बड़ी मात्रा में आर्म्ड फोर्सेस चाहिए होती हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए मैन पावर चाहिए होती है। तो ये क्या है, इसमें प्रशासनिक संबंध जो हैं वो काम आते हैं, और केंद्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश की क्या करता है? मदद करता है। यानी कि दोनों का जो समन्वय है वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, जो किसके तहत आता है? प्रशासनिक संबंधों के तहत हम लोग डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें वित्तीय जो जो समवर्ती सूची की बात अगर हम लोग करें, तो समवर्ती सूची के तहत बहुत सी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश भी अपने कानून बनाता है, केंद्र भी अपने कानून बनाता है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, ठीक, ओडीओपी हो गया, बुनियादी ढांचे से रिलेटेड जो पीएम गति शक्ति जैसी कोई एक परियोजना है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। ये बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं, और इनके लिए जो केंद्र की नीतियां हैं, और जो राज्य का इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है, ये नीतियां कौन बना रहा है? केंद्र बना रहा है। इनका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। बेनिफिट किसको मिल रहा है? राज्य को मिल रहा है। ये तभी होगा जब केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर कानूनी और वित्तीय समन्वय जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहे केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है। तो ये जो नीतिगत और विकासात्मक पहले हैं, डबल इंजन सरकार का मॉडल जो है, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नीति आयोग के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इनकी जो सफलता है ये पूरी तरीके से अगर हम लोग देखें तो केंद्र और राज्यों के मजबूत विधायी और प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। ये प्रासंगिकता में हम लोग लिखेंगे। फिर कंक्लूड कर देंगे। आपने सेकंड पार्ट पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, सेकंड पार्ट में आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो पूरा आंसर लिखिए। कुछ भी दिमाग में उसको लिखेंगे, लिखेंगे तभी सीखेंगे, गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, है ना। हम गलतियां ही नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं, तो हम उसको सीख कैसे पाएंगे? तो ये अभी तो सीखने का समय चल रहा है। सीखने के समय में जितनी गलतियां कर ले उतना बेहतर है, जितना उसकी गलतियों को करने के बाद सुधार ले उतना बेहतर है। कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि स्पष्टता उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसांख्यिकीय राज्य के लिए जो केंद्र के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होगा, अगर कोई फ्रिक्शन होगा, अगर कोई घर्षण होगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य के विकास को वो पैरालाइज कर देगा, पंगु बना सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, तो इस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वो एक सुदृढ़ केंद्र राज्य संबंधों के द्वारा ही वो है आप संभव हो पाएगा। यानी कि केंद्र संबंधी उसकी जो है वो एक प्रकार से आधारशिला है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है आपको। और अगर इसमें मैं आपको मार्क्स दूं तो पहली बात तो ये आंसर अधूरा है।
दूसरी बात, इस आंसर में वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इसमें आपने 120 130 शब्द ही केवल लिखे होंगे, 140 लिखे होंगे। 200 शब्दों के मुकाबले बहुत कम शब्द यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि आधा ही आंसर आपने अटेम्प्ट किया है और वहां पर भी सुधार की बहुत जरूरत है। तो आपको मैं यहाँ पर मार्क्स दूंगा 3। तो आपके मार्क्स हो गए 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओहो, ये तो पुराना वाला है। 3, 3 यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर, 3 1 4, 4 और 6.5 मार्क्स 40 में से। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी बहुत अच्छा आप लिखने लगेंगे। तो